हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम रेलवे ग्रुप डी के लिए भारतीय राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चीजें लाए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट है, जिसमें हम संविधान की प्रस्तावना से अभी शुरू करेंगे और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। पहले हमने एक टारगेट बनाया है कि पहले हम संविधान की प्रस्तावनाओं को पढ़ेंगे, ठीक है, उसको रीड करेंगे, फिर उसके हम कुछ क्वेश्चंस को एमसीक्यू के आधार पे हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे हमारी एक रीडिंग भी हो जाएगी और एमसीक्यू के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे फैक्ट इस्तेमाल किए गए हैं, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, क्या स्वरूप है, प्रस्तावना में क्या क्या लिखा गया है, सब कहाँ से लिया गया है, ये सब हम इस टॉपिक में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है कि प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज प्रिम्बल। तो इसके तहत आप देख पा रहे हैं कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। ठीक है, लेकिन ये हमारे फैक्ट में इंक्लूड नहीं होता है। फैक्ट में क्या इंक्लूड रहता है कि प्रस्तावना के संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी। मतलब ये पूछा जा सकता है कि किसने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा थी, तो उसका नाम है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। मैंने क्या बोला कि आज हम रीडिंग भी करेंगे और फैक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जो क्वेश्चन बना रहे हैं, जो भी पेपर आ रहा है वो उस पे मतलब जो रीडिंग ढंग से कर रहे हैं ना, उन पे आ रहा है। डायरेक्ट फैक्ट से नहीं पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रस्तावना कब लागू किया गया, किस दिन पहली बैठक हुई, नहीं, पहली बैठक कहाँ हुई, कितने लोग थे, अब ऐसे क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे यदि ये पूछा जाए कि प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र किसने बोला, ये भी पूछा जा सकता है, या परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको नाम क्या लेना है, N.A. पालकीवाला। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव, यानी जो संविधान में, संसद में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, यह भी पूछा जा सकता है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। आप ये कहीं से भी, किसी से भी, आईएएस एस्पिरेंट को भी पूछ सकते हैं कि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो आपसे यदि ये पूछे कि प्रस्तावना को क्या बोला जाता था, उद्देश्य प्रस्ताव, किसने रखा संविधान में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और आपसे डेट भी पूछा जा सकता है और वो है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। अभी हम ये ना एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसमें फैक्ट से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना दो तरीके से है। एक है आपने इसका उद्देश्य कहां से लिया गया है, ठीक है, यानी प्रथम लिखित संविधान, यानी प्रस्तावना को लिया गया अमेरिकी संविधान से, लेकिन जो भाषा, जैसे हम भारत के लोग, वो भाषा किस पर आधारित है, ऑस्ट्रेलिया संविधान से। ठीक है, तो ये लिखेगी प्रस्तावना को कहां से लिया गया, कहां से उठाया गया। जैसे हम भारत के लोग हैं ना, तो वहां पे हम अमेरिकी लोग, आप अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे तो वहां लिखेंगे हम अमेरिका के लोग। ठीक है, प्रस्तावना हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ है वहां, ठीक है, वी आर पीपल ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पे हम क्या लिखा गया, वी आर पीपल ऑफ इंडिया। तो प्रस्तावना कहां से लिया गया, प्रस्तावना का जो प्रथम लिखित संविधान, यानी प्रस्तावना जो लिखित रूप में है, वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। बट यदि हम इसे लैंग्वेज ऑफ प्रिम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रिम्बल की बात करें, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, PREMBL, प्रेम्बल अर्थात
प्रस्तावना की भाषा ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया संविधान से। प्रस्तावना की भाषा ये ली गई है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित है। तो आपके ये दो, पहला प्रस्तावना को उद्देश्य पत्र की संज्ञा किसने दी? नेपाल की बाला ने। प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से संविधान सभा में किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस दिन रखा? 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना कहां से लिया गया? अमेरिकी संविधान से। भाषा कहां से है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से, ठीक है। और आपको यह भी बता दें कि सिर्फ एक बार, सिर्फ ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिर्फ एक बार अब तक प्रस्तावना में संशोधन किया गया, सिर्फ एक बार संविधान में संशोधन किया गया है, और वो डेट पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 1976। और वो कौन सा संविधान है? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कितनी बार किया गया प्रस्तावना में संशोधन, तो सिर्फ एक बार। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में संशोधन से रिलेटेड है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात समझ में आई? तो हमने अब तक 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। प्रस्तावना को उद्देश्य पत्र की संज्ञा किसने, मैं बार बार रिपीट कराऊंगा जिससे आपको यही याद हो जाए। प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी? नेपाल की बाला ने, ठीक है। ये संविधान विशेषज्ञ थे, इन्हें अलग से न्यायविद बनाया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव के नाम पर संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना कहां से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान बोलोगे। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया संविधान बोलोगे। और कितनी बार इसमें संशोधन किया गया? संविधान संशोधन तो सिर्फ एक बार किया गया। कब किया गया? 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? तो 42वां संविधान संशोधन। अच्छा, ठीक, आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। और मैं देखो फिर कह रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने रीडिंग बुक भी लिया है कि भाई आपको मैं रीडिंग भी करा देता हूं, बाद में हम एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे किसके कितने सही हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रस्तावना में अब लिखा क्या गया है? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। देखो उसमें किस 5 चीज की बात की गई है? पहला सोवरेनिटी हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो। दूसरा समाजवादी सोशलिस्ट हो। तीसरा पंथ निरपेक्ष। तो चौथा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक, और फिर गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। लेकिन उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की। और कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है, स्वतंत्रता का उल्लेख है। और वो कौन सी स्वतंत्रता है? पहला है विचार की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा है अभिव्यक्ति की, यानी आप जो विचार करते हो उसको किसके सामने किस तरीके से प्रस्तुत करते हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और जब आप किसी के सामने प्रस्तुत करते हो तो आपको अपने मन में विश्वास होना चाहिए, तो किस प्रकार की? तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता। अब विश्वास हम किस पे करते हैं? धर्म पर, ठीक है। और धर्म की हम क्या करते हैं? उपासना। तो हम धर्म की क्या करते हैं? उपासना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आईएएस के पीटी पेपर में कई बार पूछा गया है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो। सबसे पहले हम विचार करते हैं, अपने विचार को हम किसी के सामने प्रस्तुत करने को क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति। अपने अभिव्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास हम किसकी करते हैं? धर्म की। और धर्म की हम क्या करते हैं? उपासना, ठीक है।
और कितने प्रकार की, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये भी हम एमसीक्यू में भी करेंगे। तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। बात समझ में आया? अब कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? 2। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता, भाई ये सब कह तो रहा हूं, आप फैक्ट में विश्वास नहीं करते हैं, डिटेल में जाके पूछते हैं अब, ठीक है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का उल्लेख है। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता का उल्लेख है। 2 प्रकार की समता क्या है? वो है प्रतिष्ठा की समानता, यानी प्रतिष्ठा की समता मिलेगी आपको, और अवसर प्राप्त होगा, अवसर की समान समता। मैं अगले पेपर में ना ये अलग से ले आऊंगा जिसपे ये हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, तो आपको भी अच्छे से लिखने में इजी होगा, ठीक है। तो 2 प्रकार की समता का उल्लेख है, पहला प्रतिष्ठा की और दूसरा अवसर की, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की, बंधुता बढ़ाने के लिए बात करता है, ठीक है। किसकी? गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता मतलब हम भारत को 2 पार्ट में नहीं तोड़ सकते, पूरा भारत एक है, ठीक है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख, ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949, यानी संविधान भारतीय 26 कब बन गया था? 26 जनवरी 1949। और 1949 में ही कुल 16 संविधान 16 आर्टिकल्स को, ठीक है, 16 आर्टिकल, वो कौन कौन से आर्टिकल है मैं आपको सब लिखाऊंगा फैक्ट में, क्योंकि एक आधा फैक्ट के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत लोगों ने गलत किया था, ठीक है। ये पूछा गया था भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? सब ने लगा दिया 26 जनवरी 1950, बट दिस आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज राइट आंसर इज 26 नवंबर 1949, ओके। ठीक है, तो हम कहाँ थे कि हमने संविधान सभा को आंशिक रूप से, संविधान सभा में आंशिक रूप से कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949, आंशिक रूप से ये पूछा जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को तो पूर्ण रूपेण लागू कर दिया गया था, लेकिन आंशिक रूप से लागू किया गया है 26 नवंबर 1949। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितने आर्टिकल्स को लागू किया, तो टोटल 16 आर्टिकल्स थे जिनको लागू किया, उनके नाम मैं बता दूंगा, ठीक है। नागरिकता वाला तो लागू कर दिया गया था, 5 नागरिकता वाला, ठीक है, नागरिकता, ठीक है, सिविलाइज। बात समझ में आई? चलो, को क्या 1949 को मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी था, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मोपृत करते हैं। बात समझ में आया? चलो ठीक है, अब आओ इसका एक चार्ट देख लेते हैं। प्रस्तावना के मुख्य तत्वों को एक चार्ट के माध्यम। प्रस्तावना के 3 मुख्य तत्व हैं। पहला, सोर्स क्या है, संविधान का सोर्स क्या है। सोर्स के बाद आते हैं स्वरूप क्या है, और सोर्स के बाद भाई संविधान को बनाया तो किसी ना किसी उद्देश्य से ही था ना, उद्देश्य। सोर्स क्या है? हम भारत के लोग, ये पूछा जा गया है क्वेश्चन पीटी के पेपर में कि संविधान का सोर्स क्या है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब फैक्ट पे नहीं, अब डिटेल में जाते हैं एग्जामिनर सब, ठीक है। तो क्या है सोर्स? हम भारत के लोग, अर्थात जनता की बात करता है। ठीक है, हम भारत के लोग, ठीक है। अब चलो, तो ये क्या हो गया, संविधान का सोर्स क्या हो गया? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये इसका सोर्स हो गया, अर्थात क्या? जनता। तो आप ये सब बातें याद रखेंगे, ठीक है, या एक पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। स्वरूप क्या है? मैंने क्या बोला, 5 टाइप की बातें करता है। क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवेरेनिटी की बात करता है। समाजवादी, सोशलिस्ट की बात कर सकता है। पंथ निरपेक्ष, ठीक है, जिसे हम धार्मिक निरपेक्ष भी बोलते हैं ना, उसकी बात करता है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेटिक स्टेट है। गणराज्य मतलब हम लोगों से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हाँ, तो 5 टाइप की बात करता है। किसका? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और लोकतंत्र।
सॉरी लोकतंत्र की बात करता है। और कैसा लोकतंत्र होना चाहिए गणराज्य, अभी हम ये भी देखेंगे प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, समाजवाद का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या है। ठीक है, चलो अब संविधान का उद्देश्य है किस तरीके से, ये कितने प्रकार की न्याय की ओर उल्लेख करता है, 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, पहले हम अभिव्यक्ति विचार प्रस्तुत करेंगे, विचार पर अभिव्यक्ति दे पाएंगे, अभिव्यक्ति पे हमें विश्वास होगा, विश्वास धर्म की होती है, धर्म की हम करते हैं उपासना। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के न्याय, बार बार बोल रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, और किसकी बात करता है, व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है, और साथ में बंधुता की बात करता है। तो आपसे ये कुछ शब्द देके पूछ सकते हैं कि संविधान में किन निम्नलिखित शब्दों का वर्णन किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है, और आपका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्रम वाइज भी याद रखना है कि पहले न्याय की बात करता है, फिर स्वतंत्रता की बात करता है, फिर समानता की बात करता है। ठीक है, तो क्रम वाइज भी पूछा जा सकता है। भाई आईएएस की जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी पढ़ ही रहा हूं उन्हीं के लिए। ठीक है, तो मैंने भी डिटेल में अध्ययन किया हुआ है, तो मैं उसी डिटेल को आपके सामने शेयर भी कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले न्याय की बात करता है, फिर स्वतंत्रता की बात करता है, आफ्टर दैट वी टॉक इन समानता, उसके बाद व्यक्ति की गरिमा रहेगी तो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है, बाद में बंधुता मतलब हम सब एक हैं। ठीक है, बस चले आगे बढ़े, चलो अब फिर हाँ, ये हम बात कर ही चुके हैं। उल्लिखित शब्द क्या है, हम भारत के लोग, ये क्या है, प्रस्तावना का सोर्स। देखा, कह लो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, प्रस्तावना का सोर्स है हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग मतलब क्या, हम भारत के लोग मतलब जनता। ठीक है, किसी एक धर्म को समर्पित होकर संविधान नहीं बना है। ठीक है, चलो अब आते हैं सोवरेनिटी हम किसे बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं विदेशी मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप में निर्णय लेने में सक्षम होगा। मतलब जैसे जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम कुछ मामले ब्रिटेन के पास थे, विदेशी मामले और अंदर मतलब क्या बोलते हैं सेना का वो सब मामला। ठीक है, सैन्य से वो सब उनके पास था जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 से पहले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 चीज उनके पास थी, विदेशी संचार और सैन्य। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही संविधान लागू हुआ, हमें भारत हमारे हो गया, तो उसके बाद इसके अंदर हमें कोई भी निर्णय, भाई कौन कहाँ पे हमें क्या बनाना है, बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी, और हमें किस देश से मित्रता रखनी है, किस देश से हमें बात करना है, किस देश से हमें बात नहीं करना है, कहाँ हमें जाना है, ये सब निर्णय लेने का अधिकार हमें है। जैसे हमारे मम्मी पापा को अधिकार है ना कि अपने घर में कोई भी निर्णय ले, वैसे ही। ठीक है, जैसे हम अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, वैसे ही हमारा देश भी अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। विदेशों से या बाहरी किसी भी तत्व से इस पे हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा कि हमें एससीओ में शामिल होना है या नहीं, ये हमारा डिसीजन है। ठीक है, बाकियों का नहीं। ठीक है, तो संपूर्ण ये निर्णय लेने में सक्षम होगा, उसी को बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसमें 2 तरह की बात होती है, एक आंतरिक और बाह्य। भाई एक अंदर निर्णय, एक बाह्य। अंदर मतलब देश के अंदर निर्णय, लोगों के लिए निर्णय कि भाई किसको हमें क्या सुविधा देनी है, किसको हमें क्या क्या कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस देना है, किसको घर देना है, ये सब कैसी रोड होगी। अब बाह्य मतलब किस देश से हमें कैसे ताल्लुक रखने हैं, कैसे संबंध रखने हैं। आंतरिक निर्णय में कौन कौन से, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, हर प्रकार से निर्णय लेने में हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, और बाह्य में क्या, एक ही होता है विदेशी मामले में, किससे मित्रता करनी है, किससे शत्रुता करनी है और किससे संधि करनी है। ठीक है, तो इन सब मामलों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब ये सब वही जो मैंने आपको बताया ना कि हाँ, कि साथ ही इन संगठनों दो नियम भारत पर बाध्यकारी भी नहीं है, कि ये कोई नहीं बोल सकता कि भारत को आपको ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हम संपन्न प्रभुत्व संपन्न देश है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वही सब विषय बात यहाँ पे लिखी गई है, आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक, आगे क्या बात कर रहा है, ये समाजवादी यानी सोशलिस्ट। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जवाहरलाल नेहरू का था सोशलिस्ट में।
ये जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा से प्रेरित हुए, क्योंकि पिछले साल जो आईएएस का पेपर हुआ है वो मैंने दिया था, मेरा पीटी क्लियर हो गया था, तो उसी में ये बोला गया था कि ये जो समाजवादी शब्द है ये किसके से प्रभावित है, ये है जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? जवाहरलाल नेहरू से। तो समाजवाद एक विचारधारा है, एक थॉट है, जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वे संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता से। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट, सन्निकट मतलब होता है निकटता, सन्निकट मतलब क्या होता है? निकटता है। तो देखो लोकतांत्रिक समाजवाद किसकी विचारधारा से संबंधित है? नेहरू जी। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय समाजवाद किस नेता से प्रभावित है, विशेषकर पूछा जा सकता है, तो वो आप क्या बोलोगे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण भी मौजूद है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप पेपर देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय समाजवाद में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व शामिल है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त है। सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र जो सरकारी अधीन है, जो सबके लिए है। ठीक है, आय और जीवन स्तर की असमानता को कम करने की बात करता है समाजवाद। संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना, ये नहीं कि भाई केंद्र सरकार तो कुछ भी हड़प लेगी, नहीं तो ये तो होगा ना कि मैं जहां पे बैठा हूँ ये जगह मेरी है। कैसे है भाई? ये देश मेरा भी है और मैं इस देश का नागरिक हूँ, इसलिए इस देश पे मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना उस नेता का। ठीक है, मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना। ठीक है, जो हमें मनरेगा शुरू किया था मनमोहन सिंह ने 2006 में। ठीक है, मनरेगा स्टार्ट हुआ था ना महात्मा गांधी के नाम से। ठीक है, तो वंचित वर्गों का कल्याण करने की बात करता है। तो ये भी पूछा जा सकता है भारतीय संविधान में क्या मजदूरों एवं वंचित वर्गों के कल्याण करने की बात की गई है? जी हाँ, की गई है। क्या संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकने की बात की गई है? हाँ, की गई है, क्योंकि आईएएस में क्वेश्चन इसी आधार पर पूछा जा सकता है कि क्या बात किया गया है। वो ये जानना चाहते हैं कि आपने कितने डिटेल से भारतीय संविधान को जाना है। ठीक है, आय और जीवन स्तर की असमानता को कम करने की बात की, खत्म करने की बात नहीं की गई। एक बार ये भी कई जैसे 1 2 3 करके बनाते हैं ना कि क्या क्या बात की गई है, तो उसमें कम करने की बात की गई है, ना कि खत्म करने की बात की गई है। ठीक है, कम करने की बात की गई है। योजना आयोग पूर्ववर्ती, पहले योजना आयोग था, वर्तमान में तो नीति आयोग है। हाँ ठीक है, जिसका गठन 2015 में 1 जनवरी 2015 में हुआ था, ये आप सबको पता है। लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को ही दर्शाते हैं। यानी योजना आयोग किससे संबंधित है? समाजवाद से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। योजना आयोग जो वर्तमान में नीति आयोग है, जिसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया। नीति आयोग योजना आयोग का नाम बदल के। ठीक है, तो योजना आयोग की उद्देश्य किसकी प्राप्ति के लिए है? समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को ही दर्शाते हैं। समाजवाद यानी सोशलिस्ट। ठीक है, आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ये आपके सभी, मतलब यदि आप हाई सोच के चलेंगे ना तो आप नीचे के सारे भी पेपर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए तो रामबाण है, फैक्ट भी पढ़ा रहा हूँ ना, ग्रुप डी के लिए रामबाण है। और यदि कोई आईएएस की तैयारी करना है शुरुआती, देखो मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आईएएस को जो बेसिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं मैं उसके लिए भारतीय संविधान आराम से समझा भी सकता हूँ। ठीक है, बेसिक के लिए भाई जो पहले से ही पढ़ चुका है उसके लिए मैं तो खुद एक नौसिखिया माना जाऊंगा, क्योंकि उन्हें तो पहले से डिटेल में पढ़ा हुआ है, मैंने भी पढ़ा हुआ है डिटेल में, लेकिन वो भी उतने अच्छे से समझ सकता है। लेकिन कोई यदि शुरुआती स्तर पर समझना चाहता है, ठीक है, उसके लिए तो सही है। ठीक है, जो शुरुआती स्तर पर पढ़ना चाहता है वो इसको देख ले क्लास को। ठीक है, चलिए आगे। अब आते हैं गणराज्य यानी रिपब्लिक। ठीक है, तो गणराज्य मतलब गणतंत्र, यानी यहाँ का जो सर्व प्रमुख मुखिया होगा ना वो सब जनता के द्वारा चुना जाएगा। यानी सर्व प्रमुख कौन है? जनता। जनता के द्वारा चुना गया लोग, सभी लोग जनता के द्वारा निर्वाचित होंगे। यानी भारत में सबसे बड़ा जनता है। ठीक है, एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित करते हैं। दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता में निहित होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। ठीक है,
गणराज्य में क्या है? राजनीतिक संप्रभुता, राज्य की सत्ता की बजाय, देश के मंत्रियों के स्थान के रहने की बजाय देश की पूरी सत्ता जनता में निहित होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आईएएस का। कोई सा भी पेपर खोल के देख लीजिए, ये लाइन आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष सेकुलर। पंथ निरपेक्ष का मतलब कोई कुछ नहीं होता, मतलब अपने धर्म के प्रति स्वतंत्रता। यानी हम ये नहीं बोलेंगे ये हिंदू धर्म है ये मुस्लिम धर्म है तो हम भेदभाव कर ले, नहीं। भारत में कहीं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं की गई है। बाद में बोला गया सभी धर्म के लोग हमारे पास रह सकते हैं, सभी को अपने धर्म की स्वतंत्रता की आजादी दी गई है, सभी को उसके अनुसार कर्तव्यों का पालन करने की भी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, ये हमारा भारतीय संविधान बोलता है। तो पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर। मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द भले ही ना रहा हो, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से संजोए हुए हैं। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। क्या बोला? राज्य का कोई भी वो धर्म नाम पे तो कोई वो चलाएगा ही नहीं। मान लो हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस चलता है, हेल्थ का जो भी चलता है, हेल्थ जो सरकार जारी करती है कि हेल्थ आपको देगी, हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कराएगी, 5 लाख रुपए दिया जाएगा, या रोजगार के लिए कोई भी अवसर प्रदान करेगी, तो किसी भी धर्म को ध्यान में रख के नहीं किया जाता है। ठीक है, धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव राज्य नहीं करेगी। भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है और अनुच्छेद है 25 से 28। तो ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 से 28 किससे निहित है? धार्मिक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। धार्मिक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है किसमें? अनुच्छेद 25 से 28 में। बात समझ में आया? ठीक है, पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे पंथ निरपेक्षता में? ठीक है, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। ठीक है, कब? मूल प्रस्तावना में नहीं था। ये बात याद रखना ना, इंपोर्टेंट लिख देता हूं यहाँ पे मैं इंपोर्टेंट लिख देता हूं। ठीक है, पंथ निरपेक्षता सब मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली प्रस्तावना में 5 प्रकार की बात। लोकतांत्र, संप्रभुता। ठीक है, संप्रभुता। दूसरे नंबर पे क्या? संप्रभुता के बाद बताओ ये यहाँ पे था ना, हमने पढ़ा था अभी, ये रहा संप्रभुता, ये याद कर लेना। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये जो तीनों शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। लास्ट में जो पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपको जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, कौन कौन से? पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ठीक है, पहले 2 ही थे, संपन्न, प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी। ठीक है, लोकतंत्र की बात कर लेते हैं। लोकतंत्र में क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है शासन संचालन की शक्ति, संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, यानी संपूर्ण शक्ति भारत की जनता में निहित है, इसकी बात करता है प्रिम्बल। ठीक है, लोकतंत्र एक प्रक्रियागत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ने चले जाते हैं और व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाते हैं। ठीक है, चलो यही बात करते हैं बस। जैसे लोकतंत्र के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्विट्जरलैंड, ठीक है, जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे स्विट्जरलैंड में, सॉरी ये मैं थोड़ा गलत हो गया था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड से संबंधित है, क्योंकि वहां पे जो कानून बनते हैं ना वो लोगों से निर्णय लेके बनते हैं,
और अप्रत्यक्ष का मतलब कहाँ है, जो ब्रिटेन में, भारत में चलता है। हम उस कानून को बनाने के लिए अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को संविधान सभा में भेजते हैं, संसद में भेजते हैं कि आप हमारे लिए कानून बनाएं, ठीक है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होता, कोई भी कानून बनाने से पहले लोगों से परामर्श, वहां की जनता से परामर्श लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। और जहां तक ये है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही सबसे बेस्ट लोकतंत्र है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी अपने आप में सही चीज है। ठीक है। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, पहले प्रत्यक्ष में मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट जो भी कानून बनेंगे, कुछ भी होगा, वो जनता से रिलेट करके ही बनाया जाएगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास कुछ ऐसे प्रमुख औजार या शस्त्र होते हैं जिनका प्रयोग कर लोकतंत्र और निखरता है, ठीक है। ये परिपक्वता पहले यानी आपसे बातें किया जाएगा, जनता से डिस्कस किया जाएगा, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुला लेना, राइट टू रिकॉल, जनमत संग्रह है ना, देखो जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट कराते हैं, तो इन सब के लिए। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि आपके काम के लिए मंत्री परिषद जिम्मेदार होती है। आपने अपने प्रतिनिधि को संविधान भारतीय संसद में भेज दिया, अब वो आपके लिए कानून बनाएगा, आपके अच्छे के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये सब होता है, प्लेबिसाइट नहीं होता बस, ठीक है। वो अपने वहां पे अपना काम करेगा, प्लेबिसाइट नहीं होता अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। आप ये बात कर लें। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ कहाँ है, ब्रिटेन में है, फ्रांस में, भारत में। ज्यादातर लोग अप्रत्यक्ष ही अपनाते हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया। संसदीय लोकतंत्र कहाँ, ब्रिटेन से प्रभावित है। संसदीय लोकतंत्र कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। ये भी पूछा गया है, सब पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र कहां से लिया गया, ब्रिटेन से, यूके, ठीक है। जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्री परिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका, लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेही होती है, ठीक है। जो भी विधायिका बनेगी, जो भी सरकार बनेगी, उसके प्रति, जैसे मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में लिखित लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है, बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी सामाजिक किया गया है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को भी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र को शामिल किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना में किस प्रकार के लोकतंत्र की बात की गई है, और आपको ऑप्शन दे सकता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, या इनमें, या तीनों, और ऑप्शन दे देगा उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो किस प्रकार के लोकतंत्र की बात की है, सामाजिक लोकतंत्र को वरीयता देने की बात की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना में, ठीक है। आप सबको ये बात समझ में आया, ठीक। तो आप सब ये देख लीजिएगा। और ये हमने अभी तक इसके 5 टाइप पढ़े हैं। कल हम इसकी स्वतंत्रता, कितनी प्रकार के न्याय, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता, और कितने प्रकार के मतलब वो राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता की बात की है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखो एमसीक्यू भी है यहाँ पे, ये देखो, भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है, तो ये सब है, जिसका इसका आंसर ऑप्शन उद्देशिका है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, आईएएस रिलेटेड क्वेश्चन है, टोटल 35 क्वेश्चन है। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए भी ये है, हम इस पे भी कुछ चर्चा करेंगे, इसलिए मैं आपको रीडिंग करा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैंने इसलिए वो पूरा पैराग्राफ पढ़ाया है कि आप लिखने वाला भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, आधे घंटे में आपका सारा काम भी हो जाया करेगा, ठीक है। तो चलो, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना जरूर करें, भूले नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपके डेली पे में क्लासेस आएंगी। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, इससे बढ़कर अब कुछ नहीं है, ठीक है। जॉब का आप देख ही रहे हो, या तो आप स्किल सीखिए, नहीं तो आप पढ़ाई करिए और गवर्नमेंट जॉब लेके आगे बढ़िए, ठीक है। और ग्रुप डी वाले विशेष करके फैक्ट रूप से पढ़ेंगे, और एमसीक्यू में कल आपको कंप्लीट करा दूंगा प्रस्तावना, ठीक है। फिर हम आर्टिकल की ओर बढ़ेंगे, नागरिकता से रिलेटेड हम चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, आप ध्यान रखिएगा, और कल भी क्लासेस जरूर आएंगी। तो जय हिंद, जय भारत।